हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर्वेइंग के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जो लेक्चर है इसमें हम कंटूरिंग और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, उन पे हम फोकस रहेगा। तो सबसे पहले, एक कंटूर लाइन क्या होती है, कंटूर किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो कंटूर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिनका RL जो है, रिड्यूस लेवल जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल एलिवेशन होता है। बाकी कंटूर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कंटूर इंटरवल क्या होता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको कंटूर इंटरवल कहते हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा दो कंटूर लाइंस के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नॉन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब बात आती है कि जो कंटूर इंटरवल है और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, उस तरह से इनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली एक मैप के लिए कंटूर इंटरवल हम कांस्टेंट रखते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है वो चेंज होता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे क्लोज कंटूर है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। तो क्लोज कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप, अगर बहुत ज़्यादा पास पास हैं तो वो एक स्टीप स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेंगी। इसी तरीके से इफ कंटूर लाइंस आर फार अपार्ट, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो एक माइल्ड और फ्लैट या जेंटल स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ इक्वली स्पेस कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म स्लोप, अगर कंटूर लाइंस के बीच का जो गैप है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वो एक यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वली स्पेस कंटूर लाइन एक प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंटूर लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, देन इट विल रिप्रेजेंट ए हिल और डिप्रेशन। कंटूर लाइंस एक इस तरह का क्लोज लूप बनाएंगे तो ये एक हिल और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हिल को कब रिप्रेजेंट करेगा और डिप्रेशन को कब करेगा। अगर इफ कंटूर वैल्यू इंक्रीजेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कंटूर ग्रुप, मतलब कंटूर की जो वैल्यू है वो सेंटर की तरफ बढ़ रही है, तो वो एक हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर सेंटर की ओर कम हो रही है तो वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस केस में 90 बाहर है, फिर 95, फिर 100। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं, कंटूर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, तो वो एक हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वैली के केस में कंटूर वैल्यू जो है वो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो कंटूर की जो मान है, वैल्यू है, वो कम होता जाता है। जैसे 100, 95, 90, तो यहाँ पर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। नाउ कंटूर लाइन मस्ट बी क्लोज इटसेल्फ, बट फॉर ए गिवन लिमिट ऑफ मैप इट मे बी क्लोज्ड और ओपन। मतलब जो कंटूर ग्रुप है या कंटूर लाइन है वो क्लोज होती है, बेसिकली क्लोज लूप फॉर्म करती है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो मैप पे ही क्लोज हो, वो आउटसाइड ऑफ द मैप पे भी क्लोज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट कंटूर लाइंस कांट मीट एक्सेप्ट इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ के केस में नहीं है, ये गलत है। ओवरहैंगिंग क्लिफ, ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बाकी और किसी केस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आप ध्यान रखिएगा, ओवरहैंगिंग क्लिफ, ओवरहैंगिंग क्लिफ एंड केव के केस में कंटूर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बाकी और किसी केस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। वर्टिकल क्लिप के केस में एक पॉइंट पे मिलती हैं, यूनाइट होती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वर्टिकल क्लिप के केस में बहुत सारी कंटूर लाइंस एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट कंटूर लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंटूर लाइन इंटरसेक्ट रिज लाइन एंड वैली लाइन एट 90 डिग्री। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किस तरह से रिज लाइन और वैली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पर। चलिए, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, तो दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम ऑन फील्ड कंटूरिंग करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में हम इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, तो नाम याद रखिएगा, स्क्वायर एंड ग्रिड मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड, यूज ऑफ कंटूर। तो ये इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो बेसिकली ये आपके कुछ पॉइंट्स थे कंटूर को लेके। अब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है थियोडोलाइट।
थियोडोलाइट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करने के काम आएगा। बाकी टाइप ऑफ थियोडोलाइट की बात करें तो दो तरह की थियोडोलाइट होती है, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट होती है, एक नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होती है। ट्रांजिट थियोडोलाइट वो होती है जिसकी टेलीस्कोप को हम वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं, जबकि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट वो होती है जिसकी टेलीस्कोप को हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट नहीं कर सकते। ये कुछ डायग्राम है, तो डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द टेलीस्कोप। ठीक है साहब, ये टेलीस्कोप है, ये आपको नजर आ रहा है, ये टी फ्रेम है, ये ट्यूनियन एक्सिस है, बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन हैं। जैसे अच्छा, इससे जो पास हो रहा है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है। नाउ यहां पर ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनियन एक्सिस। टेलीस्कोप के पास में एक सर्कल लगा होता है रीडिंग पढ़ने के लिए, वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। ठीक है साहब, ये दो प्लेट आपको नजर आ रही होंगी, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। तो इसमें इस प्लेट को कहा जाता है अपर प्लेट, इस प्लेट को कहा जाता है अपर प्लेट, और नीचे वाली प्लेट को कहा जाता है लोअर प्लेट। अपर प्लेट वर्नियर प्लेट होती है, लोअर प्लेट मेन स्केल प्लेट होती है। अपर प्लेट जो है वो इनर स्पिंडल पे है, ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल है, तो अपर प्लेट कहां पर अटैच है? इनर स्पिंडल के। जबकि लोअर प्लेट जो है वो आउटर स्पिंडल पे अटैच होती है। इसके बाद में नीचे वाला जो पोर्शन है वो लेबलिंग हेड है, और लेबलिंग हेड की अपर प्लेट को हम बोलते हैं ट्राइब्रेच, और लोअर प्लेट को हम बोलते हैं ट्रिवेट। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये लेबलिंग हेड है कंप्लीट। इसमें दो प्लेट है, एक ये है और एक ये है, इनके बीच में स्क्रू लगे हैं, ये लेबलिंग स्क्रू लगे हुए हैं। तो एक जनरल ब्रीफ है थियोडोलाइट का। अब इसके कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। टेलीस्कोप हम जनरली कौन सी यूज करते हैं? ये एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप है, और दो तरह की टेलीस्कोप होती हैं, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप और इंटरनल फोकसिंग टाइप। A telescope is a focusing instrument which has object piece at one end, eyepiece at another end. और जनरली हम इसमें इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं, जिसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है। वर्टिकल सर्कल, अच्छा वर्टिकल सर्कल क्या है? जो वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए टेलीस्कोप के साइड में लगा होता है। ठीक है सर। वर्नियर फ्रेम, वर्नियर फ्रेम को हम टी फ्रेम भी बोलते हैं और इंडेक्स फ्रेम भी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें दो आर्म होती हैं इसकी, एक टी जैसे लेटर का शेप होता है, तो इसमें ये जो आर्म है हॉरिजॉन्टल आर्म, इसको तो हम बोलते हैं वर्नियर आर्म या इंडेक्स आर्म। इंडेक्स आर्म पूछा गया क्वेश्चन है। और जो वर्टिकल आर्म होती है, वर्टिकल लेग होती है, इसको हम बोलते हैं क्लिपिंग आर्म। तो ये है क्लिपिंग आर्म, ध्यान रखिएगा, ये है क्लिपिंग आर्म और ये है इंडेक्स आर्म। ठीक है जी। दी स्टैंडर्ड ए लेटर जैसा एक फ्रेम होता है, ए लेटर जैसा, जिसमें ये ट्यूनियन एक्सिस होती है, दोनों साइड ए लेटर है, तो इस फ्रेम को हम बोलते हैं ए स्टैंडर्ड, और इस ट्यूनियन एक्सिस पे टेलीस्कोप लगी होती है। ठीक है सब। तो द स्टैंडर्ड इज ए फ्रेम विच सपोर्ट द टेलीस्कोप एंड अलाउ रोटेट अबाउट वर्टिकल प्लेन। ठीक है। अपर प्लेट और लोअर प्लेट मैंने आपको बता दिया। अपर प्लेट और लोअर प्लेट की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं। अपर प्लेट जो होती है वर्नियर प्लेट कहते हैं उसको, लोअर प्लेट को हम मेन स्केल प्लेट कहते हैं। जो थियोडोलाइट की साइज होती है वो लोअर प्लेट के आधार पर डिसाइड की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। लोअर प्लेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केल प्लेट, और यहां पर ध्यान रखिएगा इसमें लिखा होगा, देखो, द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। प्लेट लेवल अपर प्लेट के ऊपर रखा होता है, जो कि थियोडोलाइट के लेवलिंग में आपकी हेल्प करेगा। ट्राइपोड, एल्टीट्यूड बबल, एल्टीट्यूड बबल आपके इस टी फ्रेम के इंडेक्स लेग पर या इंडेक्स आर्म पर लगा होता है, जो टेलीस्कोप की पोजीशन को बताता है कि टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। नाउ लेवलिंग हेड में दो पैरेलल प्लेट्स लगी होती हैं। स्टडिंग लेवल एक सेंसिटिव लेवल है, काफी सेंसिटिव लेवल है, और ये टेलीस्कोप के आगे लगा होता है, टेलीस्कोप के आगे यहां पर लगा होता है स्टडिंग लेवल, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में काम आएगा आपके। तो ए लेवल इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो टेलीस्कोप के आगे लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लगा होता है। ये कई बात ध्यान समझ में, चलो ठीक है।
अब फोकसिंग कैसे करते हैं? तो फोकसिंग के लिए हम या तो आईपीस को यूज कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को यूज करके और फोकसिंग करते हैं। और फोकसिंग करने से पैरालैक्स की जो प्रॉब्लम होती है, पैरालैक्स की जो प्रॉब्लम होती है वो रिमूव हो जाती है। तो पैरालैक्स की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम फोकसिंग करते हैं। अब पैरालैक्स क्या बीमारी है? तो पैरालैक्स अगर है, पैरालैक्स एरर है, तो क्रॉस हेयर जो है अपने प्लेन में नहीं होता है, और अगर आप अपने विजन को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो जो क्रॉस हेयर है वो भी अपने प्लेन में नहीं रह पाता, वो भी डिस्टर्ब होता रहता है। चलो, अब यहां एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फंडामेंटल लाइंस ऑफ थियोडोलाइट। तो वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, ये फंडामेंटल एक्सिस हैं किसकी? थियोडोलाइट की। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर डायग्राम होगा तो मैं डायग्राम से समझा देता हूं, नहीं है कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो, कोशिश करके समझेंगे। ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और जिस एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप लगी होती है ये टेलीस्कोपिक एक्सिस है। ये 3 एक्सिस हो गई। नीचे एक लोअर प्लेट होता है तो उस पे प्लेट लेवल एक्सिस होती है, ऐसे। ये सारी आपकी क्या है? फंडामेंटल एक्सिस है। ये थियोडोलाइट है, इसके साथ में एक एल्टीट्यूड बबल एक्सिस भी लगी होती है जो यहां चलती रहती है। तो इसमें सबसे पहले हम नोट करते हैं कि कौन सी एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस हो जाएगी आपकी दिस वन, ये वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगी ये वाली। लाइन ऑफ कॉलिमेशन दिस वन। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड बबल ट्यूब, ये एल्टीट्यूड बबल ट्यूब एक्सिस हो जाएगी 4। और प्लेट लेवल एक्सिस, ये दोनों प्लेट लेवल एक्सिस हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब इनमें क्या क्या रिलेशन है यहीं से समझ लो, बाकी ये सारे रिलेशंस यहां लिखे हुए हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। प्लेट लेवल एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और वर्टिकल एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होती है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एल्टीट्यूड बबल एक्सिस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये इनके बीच में कुछ फंडामेंटल रिलेशनशिप हैं, याद रखिएगा। जैसे वर्टिकल एक्सिस, इट इज द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अबाउट टेलीस्कोप को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकते हैं। वैसे ट्यूनियन एक्सिस क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अब रिलेशन क्या क्या है, तो रिलेशन को एक बार चेक कर लेते हैं अपन। रिलेशन क्या क्या है, देखो। The vertical crosshair should be lie in the plane perpendicular to horizontal axis. ये horizontal axis है और ये क्या है? टेलीस्कोप। तो इसके परपेंडिकुलर एक वर्टिकल प्लेन होगा जिसमें वर्टिकल क्रॉस हेयर होगा। तो ये कह रहा है वर्टिकल क्रॉस हेयर जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन के परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करना चाहिए। दूसरा है एक्सिस ऑफ ईच प्लेट लेवल शुड बी लाई इन प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, प्लेट लेवल एक्सिस जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए जिससे कि वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करें। ये वर्टिकल एक्सिस हो गया और इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी, अच्छा दूसरा पॉइंट, द एक्सिस ऑफ ईच प्लेट लेवल एक्सिस शुड बी लाई इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। दूसरे लैंग्वेज में बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल शुड बी पैरेलल टू लाइन ऑफ साइट। टेलीस्कोपिक लेवल, सॉरी एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस और टेलीस्कोप लेवल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। द लाइन ऑफ साइट शुड बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और टेलीस्कोपिक एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टेलीस्कोपिक एक्सिस, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो वो रिलेशन सारी आपको यहां बता चुका हूं, सिंपल से रिलेशनशिप है, याद रखिएगा। अब कुछ डेफिनेशंस हैं। ट्रांजिटिंग का मतलब क्या होता है, स्विंगिंग का मतलब क्या होता है, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। तो ट्रांजिटिंग का मतलब होता है थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट करना ट्रांजिटिंग कहलाता है। स्विंगिंग का मतलब है थियोडोलाइट की टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करना आपका स्विंगिंग कहलाता है। अगर आपने क्लॉकवाइज स्विंगिंग की है तो वो राइट स्विंगिंग कहलाएगी, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज स्विंगिंग की है तो उसको हम लेफ्ट स्विंगिंग कहते हैं।
फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? अगर वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड है तो इसको हम बोलते हैं फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन या फिर नॉर्मल पोजीशन, और अगर वर्टिकल सर्कल राइट साइड है तो इसको हम बोलते हैं फेस राइट ऑब्जर्वेशन या इन्वर्टेड कंडीशन। ठीक है। चेंजिंग फेस, फेस लेफ्ट से फेस राइट करना चेंजिंग फेस कहलाता है। टेलीस्कोपिक नॉर्मल कंडीशन, तो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन को टेलीस्कोप नॉर्मल कहा जाता है। टेलीस्कोपिक इन्वर्टेड कंडीशन, तो फेस राइट कंडीशन को हम इन्वर्टेड कंडीशन कहते हैं। बाकी ये मेजर एंगल्स मेजर करने के मेथड हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंगल्स दो मेथड से मेजर किए जाते हैं, एक तो है मेथड ऑफ रिपीटेशन, एक है मेथड ऑफ रिट्रेशन। बस ये याद रखिएगा कि ये मेथड्स कब कब यूज किए जाते हैं। मेथड ऑफ रिपीटेशन, अगर एक एंगल को कई बार मेजर किया है प्रिसाइजनेस की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से, मेथड ऑफ रिपीटेशन में एक ही एंगल को कई बार मेजर किया जाता है, लगभग ऑलमोस्ट 6 टाइम मेजर किया जाता है, जिसमें 3 फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं, 3 फेस राइट ऑब्जर्वेशन होते हैं और उनका एवरेज लिया जाता है। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी ज्यादा आ जाती है। और मेथड ऑफ रिट्रेशन में क्या होता है, एक ही पॉइंट से कई सारे एंगल्स को मेजर करना हो तो हम एक ही पॉइंट से रीडिंग लेते चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ रिट्रेशन। तो एक ही एंगल को कई बार मेजर किया वो तो हो गया मेथड ऑफ रिपीटेशन, और एक ही पॉइंट से कई सारे एंगल्स को मेजर किया वो हो गया मेथड ऑफ रिट्रेशन। चलिए जी, बाकी इसमें परमानेंट एडजस्टमेंट, तो परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होगा, जो रिलेशंस है वो मेंटेन होनी चाहिए, जो फंडामेंटल एक्सिस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन होनी चाहिए। बाकी और कुछ ऐसा इसमें है नहीं। देखो ये है रिलेशंस, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एल्टीट्यूड बबल एक्सिस, ये प्लेट लेवल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये टेलीस्कोप वाली लाइन है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ये एल्टीट्यूड बबल एक्सिस, तो ये दोनों पैरेलल होंगी, और प्लेट लेवल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये कुछ इनमें यहां पर अपने क्या है रिलेशंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। द परमानेंट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन दिस ऑर्डर। अच्छा, कुछ एक्चुअली क्या है कि हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं अगर रिलेशनशिप जो है फंडामेंटल लाइंस के बीच में सेटअप नहीं हो रही है, तो उनको एडजस्ट करके और एडजस्ट किया जाता है। तो उसका ऑर्डर है, सबसे पहले क्रॉस हेयर को एडजस्ट कीजिए, उसके बाद प्लेट लेवल एक्सिस को एडजस्ट कीजिए, फिर लाइन ऑफ साइट को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, और फिर वर्टिकल सर्कल को। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में हम इस परमानेंट एडजस्टमेंट को करते हैं। अब हम कुछ टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट का नाम मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। जैसे पहला टेस्ट लिखा हुआ है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल क्रॉस हेयर ऑफ टेलीस्कोप ऑफ ट्रांजिट। तो ये टेस्ट लिखे हुए हैं, इसमें पूरा आपका प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो वो प्रोसीजर आपको ध्यान में नहीं रखना है, टेस्ट का नाम ध्यान रखना है कि क्रॉस हेयर टेस्ट, क्रॉस हेयर टेस्ट। इस टेस्ट का यूज करके हम द वर्टिकल क्रॉस हेयर शुड बी लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर वर्टिकल क्रॉस हेयर जो है वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें लाई नहीं कर रहा, तो हम क्रॉस हेयर टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो टेस्ट है ये हो गया आपका प्लेट लेवल एक्सिस को सेट करने के लिए। तो प्लेट लेवल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट जो है टेस्ट फॉर लाइन ऑफ साइट। तो द लाइन ऑफ साइट शुड बी कोइंसाइड विद द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप और लाइन ऑफ साइट दोनों एक ही एक्सिस होनी चाहिए, उसका टेस्ट हो गया। फिर है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं स्पायर टेस्ट। ध्यान रखिएगा, स्पायर टेस्ट बोलते हैं इसको। दिस टेस्ट इज नॉन एज स्पायर टेस्ट। तो बाकी पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, बाकी डिटेल आप पढ़िएगा, हालांकि इतने डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। चलो, तो ये थियोडोलाइट के बारे में मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट चैप्टर है प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे में देखो, प्लेन टेबल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन लेना और फिर ड्राइंग बनाना दोनों एक साथ काम करते हैं। इन दिस मेथड सर्वेइंग
फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन लेना और प्लॉट करना, सारे काम हम एक साथ करते हैं। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? तो प्लेन टेबल बोर्ड हो गया, ट्राइपॉड हो गया, एलिडेड हो गया, प्लम्बिंग फॉर्क हो गया, स्प्रिट लेवल, ट्रफ कंपास और ड्राइंग शीट। एलिडेड क्या होता है? एलिडेड जो है ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए और लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। और ये दो तरह के होते हैं, प्लेन एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड। नॉर्मल एरियाज में प्लेन एलिडेड यूज करेंगे, जबकि हिली एरियाज में टेलीस्कोपिक एलिडेड यूज करते हैं। एलिडेड की एक ग्रेजुएटेड एज होती है, ये एलिडेड है मान के चलो इस तरह से, और एक शार्प एज होती है जिसपे ग्रेजुएशन बनी होती है, इसको हम फिड्यूशियल एज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं फिड्यूशियल एज। ठीक है। प्लम्बिंग फॉर्क, प्लेन टेबल में सेंटरिंग करने के लिए प्लम्बिंग फॉर्क का यूज किया जाता है, और ये एक यू शेप मेटल होता है। अच्छा, अब यहां पर बात आती है ट्रफ कंपास, तो मैं यहीं बता देता हूं। प्लेन टेबल बोर्ड हो गया, एलिडेड का काम है ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए, प्लम्बिंग फॉर्क का काम होता है सेंटरिंग के लिए, स्प्रिट लेवल प्लेन टेबल की लेवलिंग के लिए काम आएगा, ट्रफ कंपास जो है वो ओरिएंटेशन के काम आता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। नाउ टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल, तो सबसे पहले हम प्लेन टेबल को फिक्स करके ट्राइपॉड पर फिक्स करते हैं। तो पहला प्रोसेस हो गया फिक्सिंग। दूसरा प्रोसेस होता है सेटिंग। सेटिंग में सबसे पहले हम लेवलिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर ओरिएंटेशन करते हैं। तो इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जनरली सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट का जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है उसमें हम सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर फोकसिंग करते हैं। यहां पर क्या है, सबसे पहले लेवलिंग है, फिर सेंटरिंग है और फिर ओरिएंटेशन है। तो ये स्पेशल टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, तो हमको इस पे ध्यान देना है। अब ओरिएंटेशन हम ट्रफ कंपास की वजह से कर सकते हैं, हेल्प की वजह से। ओरिएंटेशन हम बैक साइटिंग से भी कर सकते हैं, और ओरिएंटेशन हम पहले से डिफाइंड पॉइंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग, तो 4 मेथड है। रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन, ये 4 मेथड हैं, तो ध्यान रखिएगा। रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्लॉट करने के काम आते हैं। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्लॉट करने के काम आते हैं, जबकि ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन मेथड प्लेन टेबल द्वारा ऑक्यूपाई स्टेशन को डिफाइन करने के काम आते हैं। मतलब ये प्लेन टेबल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए या लोकेट करने के लिए आपके काम आएंगे। तो पहले 2 मेथड ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्लॉट करने के लिए काम आएंगे, और लास्ट वाले 2 मेथड प्लेन टेबल की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए या लोकेट करने के लिए काम आएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, रेडिएशन मेथड तब यूज किया जाता है जब प्लेन टेबल से ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हो, कि उसकी डिस्टेंस हम मेजर कर सकें, तब हम रेडिएशन मेथड यूज करते हैं। अगर प्लेन टेबल स्टेशन से ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल हो, मतलब हम उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्लॉट करने के लिए हम इंटरसेक्शन मेथड यूज करेंगे। बाकी अब क्वेश्चन आता है रिसेक्शन से। तो रिसेक्शन के कई सारे मेथड्स हैं, जिनमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड, 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। तो आपसे इनमें ये पूछा जाएगा 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड किससे एसोसिएट है? रिसेक्शन तो है ही, उसके साथ साथ रिसेक्शन की हेल्प से ओरिएंटेशन करते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, रिसेक्शन जो है ये प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करने का मेथड है। और फिर इसके भी कुछ अलग सेपरेट मेथड हैं, जैसे 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम टू वेल डिफाइंड पॉइंट की हेल्प से प्लेन टेबल की ओरिएंटेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। अगर हम 3 वेल डिफाइंड पॉइंट की हेल्प से हम प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है साहब, अब कुछ पॉइंट में इन दोनों के बारे में बता देता हूं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में ऑक्सिलरी स्टेशन डिफाइन किया जाता है। ऑक्सिलरी स्टेशन, तो कहीं पे भी अगर आए कि ये ऑक्सिलरी स्टेशन कहां यूज करते हैं, तो आंसर होगा 2 पॉइंट प्रॉब्लम में। और ऑक्सिलरी स्टेशन जो है वो प्लेन टेबल के पास में या प्लेन टेबल की स्टेशन के पास में हम रखते हैं। चलिए ठीक है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी कई सारे मेथड है, जैसे मैकेनिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर मेथड, फिर ग्राफिकल मेथड तो इसको हम बोलते हैं बेसल्स मेथड। क्या बोलते हैं? बेसल्स मेथड। और बेसल्स मेथड में हम इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का यूज करते हैं। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए
कि इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है, तो बेसल मेथड से, और लेहमान्स मेथड तो ट्रायल एंड एरर मेथड। तो लेहमान्स मेथड, इस तरह के क्वेश्चंस यहां से आते हैं, बाकी और कुछ ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछेगा नहीं आपसे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है टैक्योमीट्री। टैक्योमीटर एक ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है जिसमें एक स्पेशल क्रॉस हेयर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेडिया क्रॉस हेयर, और कुछ नहीं होता है टैक्योमेट्री में, कुछ नहीं है। टैक्योमेट्री का यूज हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए करते हैं। टैक्योमीटर एक ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है जिसमें नॉर्मल क्रॉस हेयर की जगह, ये नॉर्मल क्रॉस हेयर है, इसकी जगह पर स्टेडिया क्रॉस हेयर होता है। स्टेडिया क्रॉस हेयर में दो और एडिशनल हॉरिजॉन्टल हेयर्स होते हैं, ये तो है ही नॉर्मल, ये क्रॉस हेयर हो गया, इसमें दो और एडिशनल क्रॉस हेयर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेडिया क्रॉस हेयर। बाकी सिंपल है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ये इसका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा D इज इक्वल टू के एस प्लस सी। यहां S जो है स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ पर ली गई रीडिंग, टॉप और बॉटम पे जो ली गई रीडिंग है वो S होता है। बाकी K और C कांस्टेंट है, K को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और C को बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट, और K हो जाएगा F अपॉन I और C हो जाएगा F प्लस D। क्योंकि आपने टॉपिक्स पढ़े तो आपको पता है इनका मतलब क्या है। F है फोकल लेंथ, I है इमेज इंटरसेप्ट, F है फोकल लेंथ, D है सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अच्छा ये क्वेश्चन और आता है कि टेलीस्कोपिक ऑप्टिकल जो एनालिटिकल जो टेलीस्कोप होता है उसके लिए K की वैल्यू होती है 100 और C की वैल्यू होती है 0। ये वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा, बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते हैं, फॉर्मूला वाइज डेरिवेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो इतने आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए जी, तो टैक्योमीटर में ये कुछ पॉइंट्स हैं, और नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज द टिग्नोमेट्रिक सर्वे। तो टिग्नोमेट्रिक सर्वे में डायरेक्ट मैथमेटिक्स है कंप्लीटली, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से भी नहीं पूछे जाते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा सा इन पे फोकस रखना है। एस्ट्रोनॉमी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो एस्ट्रोनॉमी को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्वेइंग। थैंक यू सो मच।